ओके, तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो वेलकम टू माय ई क्लास। आज हमारा 4th लेक्चर है इसका। लास्ट हमने इसमें पढ़ा था, हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 से स्टार्ट किया था, हेलमट की स्टोरी से। फिर हम कहाँ पे गए थे, हमने पढ़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे, इवेंट्स के बारे में। हमने पढ़ा था इसमें वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो है हमने क्या किया, उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने, हाँ, बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। क्या पढ़ा था हमने? बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक पढ़ा था ना। उस बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक के बाद जो है हम पहुंचे थे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म पे जब हम पहुंचे थे तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म क्या होता है। आइडियाज, बिलीफ, ओपिनियंस जो बहुत ही मतलब सडन चेंजेस चाहते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग सोशल या पॉलिटिकल ऑर्डर में, उसको क्या कहते हैं? रेडिकलिज्म। और पॉलिटिकल रेडिकलिज्म हुआ बहुत ही सडन, इमोशनली या जो है बिहेवियर वाइज या फीलिंग्स जो है क्या करना, चेंज आना पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ऐसा टाइम है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म का जब लोग जो है एक सडन, एक एब्रप्ट चेंज चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम में। और ये जो टाइम है वो है पॉलिटिकल टर्मोइल का। कहाँ पे? जर्मनी में। क्यों? क्योंकि ये वॉर के बाद क्राइसिस वाली सिचुएशन है, जब जर्मनी जो है पूरा कर्जे में डूब चुका है, कर्जे में डूब गया है। उसके अलावा जो है इससे इसके सारे एरियाज छीन लिए गए हैं और उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी अमानवीय शर्तें लगा दी गई हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में। इसका कोल रिजर्व्स ले लिया गया है, इसकी ओवरसीज टेरिटरीज ले ली गई है, इसकी जो विद इन कंट्री जो है बहुत सारी टेरिटरीज ले ली गई हैं। और इसके ऊपर उसके वो बोलते हैं इन एडिशन टू दैट जो है इसके ऊपर 6 बिलियन पॉन्ड्स का जो है वो जो वॉर जो डेब्ट्स है ना, वो भी इसी के ऊपर जो है थोप दिया गया है। तो अब जो है सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है कहाँ पे? जर्मनी में। और साथ ही साथ जो है अब, और जो ये वेमर रिपब्लिक है ये भी जर्मन लोग इसको पसंद नहीं करते, इसको सपोर्ट नहीं है अपने ही सिटीजन्स की। क्यों? क्योंकि ये इनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से याद करते हैं कि जो भी कुछ हुआ है ना जर्मनी के साथ, वो इन्हीं लोगों की गलती है, हालांकि इनकी कोई गलती नहीं होती है। क्यों? इनसे पहले राजा होता है जो अपने सत्ता छोड़ के चला जाता है और इनके मत्थे जो है वो सरकार की जिम्मेवारी पड़ जाती है, जबकि इन बेचारों को खुद कुछ पता नहीं होता। डेमोक्रेसी तो सेटअप हो गई है लेकिन लोग खुश नहीं हैं। इसी बीच जो है लोग चाहते हैं, जैसे जो परसों का हमने टॉपिक ऐड किया था वो उसी चीज के ऊपर ऐड किया था कि रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ स्पार्टेसिस्ट लीग। स्पार्टेसिस्ट है ये, सेपरेटिस्ट नहीं है ये, ठीक है। स्पार्टेसिस्ट लीग और द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। आपका जो 3rd चैप्टर है ना, इसमें 3rd नहीं, शायद 3rd है या 4th है, ये है वो रशियन रेवोल्यूशन है, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। ठीक है, तो उसमें आप रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप देखने को मिलेंगे 2 पार्टीज थी रशिया में रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे, एक बोल्शेविक्स and the second one was Mensheviks. जो बोल्शेविक्स थे ना बच्चों, उनका क्या मान, अभी ये किस पैटर्न पे, जो स्पार्टेसिस्ट लीग है ये किस पैटर्न पे रेवोल्यूशन चाहती है, किस पैटर्न पे बदलाव चाहती है? ये चाहती है बोल्शेविक पैटर्न पे, बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। बोल्शेविक्स जो थे रशिया में, वो भी अब रशिया में हर कोई वहां पे भी मोनार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है, मोनार्की होता है जहां पे राजा रूल कर रहा होता है, तो वहां पे भी जार का रूल हुआ करता था 1917 से पहले। तो वहां पे भी जो है ना लोग चाहते थे कि सोशलिज्म आए, ठीक है, वो सोशलिज्म की तरफ मूव करना चाहते थे। लेकिन जो मेंशेविक्स थे वो कहते थे हम धीरे धीरे जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव करेंगे शांतिपूर्वक सोशलिज्म की तरफ। लेकिन जो मेंशेविक्स थे ना, ये सॉरी बोल्शेविक्स थे ना, वो कहते थे कि हमें जो है रैपिडली, हमें एकदम से बदलाव चाहिए, हमें नहीं पता कैसे, हमें बस बदलाव चाहिए। और वो जो वही जो जज्बात है ना वो बोल्शेविक्स वाले, वही इस टाइम पे कहाँ पे है? जर्मनी में है, जो चाहते हैं रेवोल्यूशन
जो चाहते हैं बदलाव पॉलिटिकल सिनेरियो में, और चाहते किस बेसिस पे है, किस किस मतलब मॉडल पे है, बोल्शेविक रशिया। ठीक है, तो बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अगले चैप्टर पे जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये सारा इंटर रिलेटेड होता है ना, तो इसीलिए आपको दिखाने के लिए ये चीज कि वहां पे जब आप दोबारा से बोल्शेविक मेंशेविक सुनो तो आपको लगे नहीं भाई ये तो कोई सुनी सुनी बात है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे देखो कितना मतलब पॉपुलर, मतलब कितना लोगों में उस टाइम पे, ये देखो कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, और ये क्या है, स्पार्टिसिस्ट पार्टी जो है उनकी रैली निकल रही है, और ये लोग चाहते हैं समझ लो बगावत ही करना, कि एक रेवोल्यूशन जैसा, कि हम जो है बदलाव लाना चाहते हैं, हम सोशलिज्म चाहते हैं कंट्री में, ना कि डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि जो वेमर रिपब्लिक है उसके बाद जो है जर्मनी क्या बना था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये कह रहे हैं कि वी डोंट नीड डेमोक्रेसी, वी नीड सोशलिज्म, और वो भी किस तरह का, बोल्शेविक पैटर्न के ऊपर। ठीक है, नॉट ऑन मेंशेविक। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगी ना तो बहुत ज्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, इसलिए मैं आपको आप ही की बुक का सारा बताती हूँ। ये नहीं सोचना मैं बाहर से पढ़ा रही हूँ, आपकी बुक का, और एक एक जो भी कोई टफ वर्ड है ना वो सब आपको मैं क्लियर करती हूँ, जो जो कंसेप्ट इसमें वो सारे मैं आपको क्लियर करती हूँ। और आप बच्चों से फिर रिक्वेस्ट है कि घर में पढ़ के आओ, ताकि आपको पता चले कौन सी चीज है जो आपको नहीं समझ आ रही है, तो मैं अगले दिन आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर कर सकती हूँ। ओके, अब देखो जैसे यहाँ पे लिया है, लिखा है ना, अब जो ये पॉलिटिकल रेडिकलिज्म था ना, ये तो था ही था। हाँ, एक चीज जो मैं बताना आपको भूल गई, जब सेपरेटिस्ट पार्टी वाले जो है ना, जब वो बदलाव चाहते थे, तो उस टाइप के जो वेमर रिपब्लिक वाले थे उन्होंने क्या कर दिया, उनकी उस अपराइजिंग को, यानी उनकी उस डिमांड को, उनकी उस बगावत को सुप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया। किसकी हेल्प से? ये देखिए यहाँ पे है ये वॉर वेटरन्स के, ये है ना यहाँ पे, हाँ वॉर वेटरन्स। नहीं मैं भूल रही हूँ, मैंने वॉर वेटरन्स से इसको सुप्रेस करवाया था। ओके, वॉर वेटरन्स मतलब इन्होंने यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, हाँ ये है यहाँ पे मैर्टिन वेबर, और ये क्या है, स्पार्टिसिस्ट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट जर्मन पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट जर्मन पार्टी, इन स्पार्टिसिस्ट जो लीग थी इन्होंने कम्युनिस्ट जर्मन पार्टी बना ली, और इनका जो रेवोल्यूशन था उसको रोका गया किसके जरिए, जो वॉर वेटरन्स थे, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन सैनिक जिंदा बच गए थे, उनका यूज करके जो है वेमर रिपब्लिक ने इनको क्रश कर दिया। और ये दोनों जो है, इन दोनों ग्रुप्स की, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ये था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी थी, और दूसरा ये जो हाँ इसी के साथ ये स्पेटिस लीग भी थे, और दूसरा जो वेमर रिपब्लिक वाले थे, ये आपस में इतने इररिकॉन्सिबल हो गए ना, कि जब बीच में हिटलर का राइज हुआ ना, इन दोनों के बीच की दुश्मनियां और मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए कि जब हिटलर का राइज हो रहा है ना धीरे धीरे, वो उसको रोक ही नहीं पाए, और जब हिटलर पूरी तरह से छा गया 1933 में, तो उसके बाद जो है कोई भी उसको अपोजिशन के लिए बचा नहीं था। और इन दोनों की इसी वो बोलते ना, दो की लड़ाई तीसरे का फायदा, वही यहाँ पे हुआ। इन दो की लड़ाई में ही तीसरा हिटलर बीच में बाजी मार गया। अब देखो, अब ये जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन थी ना, वो और ज्यादा, वो बोलते हैं ना आग में तेल का काम करना, वो बोलते हैं ना पेट्रोल छिड़क दिया। ये आग तो पहले ही जर्मनी में लगी हुई थी, इस आग में जो है ना पेट्रोल किसने छिड़का? 1923 में क्या हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस जर्मनी में इतना ज्यादा बढ़ गया। इतना इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होता है बच्चों? इकोनॉमिक क्राइसिस होता है जब मतलब इकोनॉमी की बुरी हालत हो जाती है, मतलब लोगों के पास जॉब नहीं होता, खाने के लिए कुछ नहीं होता, लोग बेघर हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जब सोसाइटी में बहुत ज्यादा गुर्बत आ जाती है ना, उसको कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। यानी कंट्री के पास पैसा नहीं है, ना सैलरीज देने के लिए है, ना किसी वेलफेयर काम के लिए है। तो क्योंकि 6 बिलियन जो है, 6 बिलियन ये पौंड का जो है कर्जा था जर्मनी के ऊपर, और वो उसको पे बैक कर रहा था गोल्ड रिजर्व्स के रूप में। अब क्या हो गया, जर्मनी की गोल्ड रिजर्व्स भी खाली होने की कगार पे आ गए। जब जर्मनी के गोल्ड रिजर्व्स जो है वो खाली होने की कगार पे पहुंच गए, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या हुई, अब जर्मनी तो बिल्कुल ही गुर्बत में चला गया। और अब जर्मनी में 1923 में जर्मनी क्या बोलता है, जर्मनी बोलता है कि मैं तो नहीं दे रहा भाई, मैं जो है मैं अब
पैसे नहीं दूंगा, जो मेरे ऊपर जो वॉर डेब्ट्स है मैं अब वो पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अब जर्मनी मुकर गया वो कर्जे देने से, और देता भी कहाँ, जर्मनी के पास सच में पैसे नहीं है। तो फ्रांस ने क्या कर लिया, फ्रांस ने उसका जो एरिया था, एक बहुत जो इंडस्ट्रियल एरिया था जर्मनी का उस टाइम पे, रूहर इंडस्ट्रियल एरिया, वो भी उससे छीन लिया कि ठीक है भाई मत दो, हम ले लेते हैं तुम्हारा एरिया, कब्जा कर लिया एक एरिया के ऊपर। अब जर्मनी की प्रोडक्शन सारी जो है वो कहाँ पे होती थी, रूहर में। इनके कोल रिजर्व्स ले चुके हैं, उनके आयरन रिजर्व्स ले चुके हैं, उनका राइन लैंड जो कि रिसोर्स से भरा हुआ जो एरिया वो भी ले चुके हैं। अब जर्मनी जाए तो जाए किधर। अब जर्मनी मतलब उस टाइम पे एक ब्लंडर करता है, ब्लंडर। देखो इकोनॉमी से रिलेटेड ना बहुत सारे ब्लंडर हुए हैं हिस्ट्री में, बहुत सारे ब्लंडर हुए, पैसे छापने वगैरह इन चीजों से रिलेटेड। मैं रिसेंट टाइम्स की बात नहीं कर रही हूँ, हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री में भी ना, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने भी एक बार पेपर करेंसी का कंसेप्ट दिया था, पेपर करेंसी नहीं सॉरी, वो भी एक बार कॉइन्स ले आए थे, ठीक है, वो भी एक बार ना कॉपर कॉइन्स ले आए थे, तो वो भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ था। वैसे ही यहाँ पे इन्होंने जर्मनियों ने क्या ब्लंडर कर दिया, इन्होंने क्या कहा, ठीक है भाई तुम्हें पैसे चाहिए ना, छापो पैसे, घर की मशीनें छापो। अब ये लोग इतने नोट छापने लगे, इतने नोट छापने लगे। दरअसल होता क्या है ना, आप बच्चों का भी कंसेप्ट होगा, मैं भी अपने बचपन में सोचती थी कि गवर्नमेंट के पास अपनी मशीनें होती, छापो पैसे, बांटो सबको। लेकिन पैसे छापने का भी सोल्यूशन नहीं होता, पैसे उतने ही छापे जाते हैं जितने कंट्री के पास रिसोर्सेज है, जितना कंट्री के पास मटेरियल है, उन मटेरियल के बैलेंस में पैसा छापा जाता है। वरना होता क्या है, मेरे पास भी बहुत पैसा, आपके पास भी पैसा, लेकिन चीज तो उतनी है ना। पैसा उतना ही होना चाहिए जितनी चीज है आपके पास। अगर चीज से ज्यादा पैसा हो गया ना, तो फिर हर कोई तो पैसा लेके पहुंच जाएगा चीज के पास, लेकिन चीज तो होगी नहीं, तो उससे और ज्यादा मुसीबत हो जाती है। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जब ये पैसे छापे, अब देखो जो जैसे हमारे यहाँ पे रुपया होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोलते हैं उसको मार्क, ये जर्मन मार्क, इसको मार्क, जैसे हम बोलते हैं ना रुपया, पौंड, डॉलर, इनके वहां की जो करेंसी है उसको मार्क बोलते थे, ठीक है। तो मार्क जो है ना, जैसे देखो अब यहाँ पे ये डेट्स बता रहा है कि कैसे मार्क की जो वैल्यू है, जैसे हमारा होता है ना $1, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, वैसे ही होता है $1 इज इक्वल टू कितने मार्क, ठीक है। कि $1 की वैल्यू, अगर आप $1 में, जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में, पड़ोसियों में, या कोई इलाके में जैसे हज वज जाता है, तो वहां पे वो बोलते हैं ना कितने वो दिरहम में, वो हमारे कितने रुपयों का एक दिरहम वहां का होता है, फिर वो कैलकुलेट करते हैं। वैसे ही हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। तो अब यूएस डॉलर के कंपैरिजन में जब मार्क की कीमत हम देखेंगे, यानी कितने मार्क का $1 बनता था। अब देखो जैसे $24,000 जुलाई में था, फिर क्या हो जाता है, 3,53,000 मार्क अगस्त में, ये जुलाई में हो जाता है, ठीक है, अगेंस्ट डॉलर है ये। अब अगस्त में क्या हो जाता है, ये देखो 46,21,000, और ऐसे ही ये बढ़ता ही जा रहा है, मतलब महीनों के इंटरवल में इतना वो इशू आ रहा है, इतना वो वेरिएशन आ रहा है। इसका मतलब मार्क तो बिल्कुल, वो बोलते हैं ना वो, ये देखो यहाँ पे करोड़ में पहुंच गया, 1 करोड़, मतलब करोड़ों के वो उससे हिसाब से हो रहा है, 98 वो करोड़ जो 86 लाख, तो $1 की कीमत। यानी इसका मतलब क्या है, आपको ब्रेड भी खरीदने के लिए जाना, क्योंकि यूरोप में तो ब्रेड खाई जाती है, जैसे हम यहाँ पे सब्जी फुल्का बनाते हैं ना, उनकी रोटी ब्रेड है, ठीक है। तो आपने इर्तुगरुल देखा होगा, वो ब्रेड बांट के एक दूसरे को दे रहे होते हैं, जिसने भी इर्तुगरुल गाजी अगर सीरियल देखा, वो ब्रेड दे, क्योंकि उनका वहां पे फूड ही ब्रेड, जैसे हम यहाँ पे दाल चावल खाते हैं, फुल्का खाते हैं, दुनुज खाते हैं, तो उनका वहां पे जो है ना ब्रेड। इसलिए जब बार बार ब्रेड वर्ड यूज होता है ना, जब हम ये पढ़ते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, तो ब्रेड को समझ लिया करो उनका खाना है, उनका दाल चावल है वो, ठीक है। तो वहां पे उनको ब्रेड खरीदने भी अगर जाना है ना, तो वो क्या करेंगे, ठेला भर के पैसे उठा के लेके जाने हैं, तो फिर जाके उनको एक ब्रेड खरीदना है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हम जाएंगे, हम हमारे जैसे मतलब दादा परदादा के टाइम पे, या हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, आपकी जैसे कोई हो गया ना 60-70 एज का कोई बंदा, उनको पूछना उनके टाइम पे कितने रुपए में राशन आता था, वो लोग तो कहते हैं कि $1 का हम राशन ले आते थे महीने का, ठीक है। अब इन लोगों को क्या है, ठेला भर के जाना है, बैग भर के पैसे लेने, और वहां से लाना क्या है, एक ब्रेड का पीस, वो भी अवेलेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब इस कंडीशन में, और इस कंडीशन को, इसको ये जो कंडीशन होती है ना, वर्ड्स को देख लेना बच्चे, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना, यही 1 नंबर का क्वेश्चन बन के आते हैं। ये देखिए, हाइपर इन्फ्लेशन,
हाइपर इन्फ्लेशन इसको कहा जाता है, जब चीजों की कीमत इतनी बढ़ जाए कि पैसों से वो खरीदी ना, पैसा मतलब पैसा बहुत है लेकिन चीज ही अवेलेबल नहीं है। जब चीज अवेलेबल नहीं है तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, उसको क्या कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। अब ये देखो लोग जो है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, ये लाइनों में लगे हुए हैं, इतनी मतलब इतनी लाइनों में लगे लोग, शेल्टरलेस लोग हैं ये, और लाइनों में लगे हैं, ये ऐसी हालत हो गई है। और इससे भी ज्यादा जो है प्रॉब्लम कब जाके होती है, जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, अब हाँ इससे पहले क्या होता है, एक डेव्स प्लान आता है। अब अमेरिका जो है ना, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, यूएसए, उसको क्या हो जाता है, उसको तरस आ जाती है जर्मनी की ऐसी हालत के ऊपर, जब वहां पे मतलब अब समझ लो एक शॉप है, वहां पे ब्रेड 2-3 है, खरीदने वाले बहुत है, पैसा सबके पास है, बैग भर भर के लेके गए हैं, क्योंकि पैसा छप रहा है, खुद की घर में ही पैसा छप रहा है, पैसों के बैग भर भर के हर कोई लेके गया है, लेकिन ब्रेड ही थोड़े, तो वहां पे क्या होगी, छीना झपटी होगी, लड़ाई होगी, मारपीट होगी, चोरियां होगी, डकैतियां होंगी। तो अब जब ऐसी सिचुएशन आई है तो यूएसए को बड़ा तरस आता है कि यार वो लोग तो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो वहां पे एक बंदा होता है डेव, और उसी के नाम से बात आती है डेव्स प्लान। वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि हम क्या करेंगे, हम लोन देंगे, किसको लोन देंगे, अब हम लोन देंगे जर्मनी वालों को, ताकि वो धीरे धीरे करके जो है फ्रांस और बाकी कंट्रीज के कर्जे उतार दे, और वहां पे ये भुखमरी की सिचुएशन थोड़ी कम हो जाए। और इसी ये प्लान था, ये डेव्स का ये दिया हुआ था, तो इसलिए इसको डेव्स प्लान कहा गया। बच्चों यही होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, जो आपको एक एक नंबर के पूछे जाते हैं ना, यही एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव। और अगर आप क्लास में इसको लिख लिया करो ना, जब टीचर पढ़ाता है, आपको आखिर में ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ऑब्जेक्टिव्स। और सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आप इसको प्यार से पढ़ोगे ना, ध्यान से पढ़ोगे, चाहत से पढ़ोगे ना, मैं समझती हूँ आप मैथ साइंस हर एक चीज पढ़ना छोड़ दोगे, क्योंकि आपको इतना इंटरेस्ट आएगा। तो इसको बोरिंग तो बिल्कुल मत समझो, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा है। अब देखो ये जो चल रहा था ना, ये डिप्रेशन, ये जो चल रहा था क्राइसिस, अब 1923 में उन्होंने मना किया कि हमारी तो हम तो हाथ खड़े करते हैं, हम नहीं दे सकते आपका लोन, और पैसे छापना शुरू कर दिया। वो पैसे छापते छापते उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई जर्मनी की। फिर डेव्स जो यूएसए का था, उनने वो आए इनके लिए, वो बोलते ना एक उम्मीद की किरण बन के आए। अब उम्मीद की किरण बन के आए, और उससे जो है जर्मनी थोड़ा स्टेबल हो गया। कब से, 1924 से लेके 28 तक जो है जर्मनी की कंडीशन जो है थोड़ी स्टेबल हो गई। अब लेकिन जर्मनी तो स्टेबल हो गया, अब क्या हो जाता है ना, 1929 के बाद से शुरू हो जाता है, जब ग्रेट डिप्रेशन आया है, पूरी दुनिया में ये आया है। जैसे बोलते हैं ना रिसेशन, देखो यूएस इकोनॉमी में भी बार बार बोलते हैं रिसेशन चल रहा है, इंडिया में भी आज रिसेशन चल रहा है, इतने वो एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया जा रहा है, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, उसको बोलते हैं रिसेशन, जिससे पूरी दुनिया मुतासिर होती है, ठीक है। तो वैसा ही रिसेशन उस टाइम पे भी 1930s के दौर में, 1930 के दौर में जो है पूरी दुनिया में आया। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, आज भी आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यूएसए की सबसे बड़ी ये शेयर मार्केट वो है। यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे ही लोगों को लोग जो है ना धीरे धीरे इनसिक्योर हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मतलब चीजें कम हो जाए, चीजों शेयर्स की जो कीमत है वो भी कम हो जाए, तो लोग अपने शेयर्स को है ना बेचना शुरू हो गए। अब देखो 24 अक्टूबर, एक दिन में 13 मिलियन शेयर्स, कीमत नहीं, ऐसा नहीं है कि 13 मिलियन के शेयर्स, ये 13 मिलियन शेयर्स एक दिन में बिके हैं। जब एक दिन में इतने, तो ह्यू एंड क्राई मच गया, ठीक है, कोहराम मच गया ना कि यार शेयर्स तो जो बचे हुए लोग थे वो भी डर के मारे सब अपने शेयर्स बेचने लगे। शेयर्स लोग बेचने लगे तो क्या हो गया, स्टॉक मार्केट गिर गया, यानी इकोनॉमी जो है पूरी तरह से, समझ लो रीढ़ की हड्डी जो है ना, इकोनॉमी रीढ़ की हड्डी होती है, तो रीढ़ की हड्डी जो है ना वो डगमगा गई। अब उस वजह से क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1929 and 32, नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ। नेशनल इनकम यानी यूएसए पूरे साल, मतलब जो इनकम, जो पूरी इनकम जो पूरे मतलब वो कमाता था ना यूएसए पूरे साल में, उसके आधे पे पहुंच गया, वो आधी इनकम उसकी हो गई, ठीक है। फैक्ट्रीज बंद हो गई, फार्मर्स जो है उनके साथ बहुत बुरा हो गया, और मतलब जिन जिन लोगों का मार्केट में पैसा लगा हुआ था, जैसे बैंक में पैसा होगा सब अपना अपना निकाल के वो कर लेंगे, ठीक है।
और इसको कहते हैं रिसेशन इन यूएस इकोनॉमी। और जो यूएस इकोनॉमी में जब रिसेशन आया तो उसका असर पूरी दुनिया में वो देखने को मिला। अब यही यूएस जो है वो हेल्प कर रहा था जर्मनी की। अब जब यूएस की खुद की हालत खराब हो गई तो जर्मनी की हेल्प करने की बात खत्म, है ना। अब जब जब इसकी अपनी हालत खराब है, आपको लगता है बोलते अपने घर में आटा होगा तो तभी जाके वो दूसरे को भी खिला पाएगा ना। जब जर्मनी, जब यूएसए जो है उनकी अपनी ही हालत ठीक नहीं है तो वो किसी और की क्या मदद करेगा, है ना। जब यूएसए खुद बेहाल हो चुका है तो वो जर्मनी वालों की क्या ही हेल्प कर सकता है। तो अब क्या हुआ, इसकी वजह से जर्मनी जो है 1932 में उनकी प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रियल वो ही 40% पे हो गई। 6 लाख लोग, ये सॉरी 6 मिलियन इज इक्वल टू 60 लाख, ओके। 60 लाख लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए, यानी रोजगार ही नहीं है। देखो हमारी कंट्री के लिए ये बहुत नॉर्मल सी टर्म है, ये 60 लाख 16 लाख। उन कंट्रीज के लिए नहीं, उनकी 1-1 करोड़ पॉपुलेशन होती है, ठीक है ना। तो उन कंट्रीज के लिए 60 लाख बेंचमार्क है, बहुत बड़ी तादाद है। और बच्चे और लोग जो है ना, ये देखो ये रस्सियों के ऊपर सो रहे हैं। आपको तो रस्सियों के ऊपर क्यों सो रहे हैं, क्योंकि ये इंतजार कर रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। कहीं पे कोई राशन खरीदने के लिए है, कोई जॉब के लिए गया है, कोई कहीं पे लाइन में लगे, लाइनों में सो रहे हैं। ऐसी हालत हो गई, ठीक है। और ऐसे लोग ना अपने गलों में बैनर लगा रहे थे, रेडी टू डू एनी वर्क, कोई भी काम दे दो, बस काम दे दो, हमें जिंदा रहना है, हमें घर चलाना है, ठीक है। ऐसी कंडीशन हो गई। अब ऐसी कंडीशन में आप समझ रहे हो कि क्यों वो लोग जो है वो इतने पागल हो रहे थे कि हमें कोई ऐसी लीडरशिप चाहिए जो चेंज लाए, ठीक है। और ये देखो आपको जैसे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज आया तो साथ में उसका मीनिंग भी आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यही होते हैं जो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। अब देखो ये जो टर्म यहाँ पे यूज हुई है, यही चीजें हैं जो आपके 1 मार्क वाला जो आता है ना आपको, कि 1-1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है या 2 नंबर का, डिफाइन प्रोलिटेरियनाइजेशन, ठीक है। यही वर्ड्स है, यही आपके बुक्स के बीच में से ये वर्ड्स उठाए जाते हैं और ये आपको पूछे जाते हैं 1 नंबर में, 2 नंबर में। और आप सोचते हो ये कहां से आया, ये यहीं से आते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे प्रोलिटेरियनाइजेशन क्या होता है। प्रोलिटेरियनाइजेशन होता है कि आपने कुछ नहीं करना, आपकी खुद ब खुद जो है ना वो स्टेटस कम हो गया। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, अंत्योदय है, बीपीएल है, सॉरी अंत्योदय से शुरू होता है, एपीएल, बीपीएल, और ये अबव पॉवर्टी लाइन है हमारे यहाँ पे, फिर मिडिल क्लास चलती है, फिर हमारे रिच क्लास चलती है। तो अगर एक मिडिल क्लास वाला जो है वो बीपीएल में पहुंच जाए, है ना, एक बीपीएल वाला है वो अंत्योदय में पहुंच जाए, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोलिटेरियनाइजेशन, यानी अपने रैंक से नीचे गिर जाना। आपका जो एक मयार है सोसाइटी में, आपका एक रैंक है, उससे नीचे उतर जाना, समझ रहे हो। जैसे एपीएल वाला बीपीएल में आ गया, बीपीएल वाला अंत्योदय में आ गया, ठीक है। यही वर्ड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ोगे और खुशी से पढ़ोगे ना, आपको आगे जाके सब कुछ आ जाएगा। अब देखो जो ये वेमर रिपब्लिक बना था ना, उसमें क्या था, जो वेमर रिपब्लिक बना था उसके, मैंने कहा था आपको कि लोग उसके खिलाफ थे। और उसमें क्या हुआ था, देखो जैसे आर्टिकल 48 था ना, आर्टिकल 48, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो आर्टिकल 48 है वो प्रेसिडेंट को पावर्स देता था टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यही इसी चीज को इस्तेमाल करके हिटलर जो है ना, यही आर्टिकल 48 को यूज करके, रूल बाय डिक्री, इसको यूज करके जो है ना 1933 में सारी की सारी पावर्स अपने हाथ में ले लेगा और सबको बोल देगा टाटा बाय बाय, घर बैठो, ओके। अब यहाँ पे जो वेमर रिपब्लिक था ना, यहाँ पे क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे ये काम करते थे। किस पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी जिस पार्टी को जितने वोट्स मिले हैं ना, उन्हीं वोट्स के बेसिस पे वो क्या करते थे, उस पार्टी को उतना सा ही हिस्सा मिलता था गवर्नमेंट में। हमारे यहाँ पे जैसे क्या होता है कि मतलब वोट्स के हिसाब से नहीं होता, जिस पार्टी की जितनी सीट्स मिली है उस सीट्स के हिसाब से आपको जो है
आप यहाँ तो ऑपोजिशन में आते हो अगर यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, कोलिशन भी बन सकती है, और अगर कोई सिंगल पार्टी मेजोरिटी में आ गई तो उसी की, लेकिन वहां पे प्रोपोर्शन होता है, यानी हर पार्टी जो है जितने उसके पास परसेंटेज ऑफ वोट्स थे वो उतने ही परसेंटेज वाला जो है उतने ही परसेंट आपका हुकूमत में भी हिस्सा होगा। अब यहाँ पे कोई भी एक पार्टी जो है वो एज सच फुल पावर में नहीं आ रही थी, तो उससे क्या हो गया कि ये जो है ना, मतलब ये वेमर रिपब्लिक, ये 239 डेज में ही अपने इतने से ही समय में क्या हो गया, बहुत बार जो है ना वो बोलते हैं वो ना वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, इसको डिसॉल्व करना पड़ता था, ठीक है, और जिसकी वजह से लोगों को पार्लियामेंट वो इससे डेमोक्रेसी से यकीन ही उठ गया। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी तो उनके लिए कोई भी सोल्यूशन लेके आ ही नहीं रही है, उनको चाहिए खाना, नौकरियां, कंट्री की वापस वैसी शान और शौकत, उनकी जो जिल्लत हुई है वर्सेल्स में उस जिल्लत से उनको वो निजात चाहिए, तो डेमोक्रेसी उनके लिए सोल्यूशन नहीं दे रही है, तो वो डेमोक्रेसी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसी चीज का फायदा कौन उठाएगा? हमारे हिटलर जी, और लोगों के इन्हीं जज्बातों को यूज करते हुए जो है ना, ये देखो जैसे प्रोलेटराइजेशन जो मैंने आपको बताया था, टू बिकम इम्पावरिश टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास। फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, ठीक है, मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास कल को जॉब नहीं होगी तो मैं तो मुझे तो मजदूर बनना है ना, काम तो करना है, पैसे तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अब वो बकरियों की तरह घास पत्ते खा के तो हम जिंदा रहेंगे नहीं, काम तो करना ही है, तो फिर मजदूर पे तो पहुंच ही जाएंगे हम लोग। अब देखो, अब आ गया आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा ही इंपॉर्टेंट है, समझ जाओगे ना तो कुछ भी इंपॉर्टेंट, कुछ भी, हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर एक वो बोलते हैं ना, हर एक किस्सा, वो हर एक जो वो ये हर एक चीज मिलके जो है एक कंसेप्ट बनाती है, तो हर एक चीज से आपको समझ आएगा हुआ क्या। और अगर आपने हिटलर वाला जर्मनी समझ लिया तो आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर समझ जाओगे, एक पूरा टाइम पीरियड समझ जाओगे आप, ठीक है, 1918 से लेके 1945 तक का, और उसके बाद जो दुनिया की ऐसी हालत है, दुनिया का कंपोजिशन, हर एक चीज समझ जाओगे आप। हिटलर्स राइज टू पावर देख लो। अब हिटलर जी जो है पैदा हुए हैं 1889, मुझसे पूरे कितने 100 साल पहले, मैं 1919 तो ये 1899, पर मैं इसके जैसी नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझसे पूरे 100 साल पहले पैदा हुए हैं ये, ठीक है, और ये कहाँ पे पैदा हुए हैं? ऑस्ट्रिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो ऑस्ट्रिया में पैदा हुए हैं, तो हम तो बात कर रहे हैं जर्मनी की, तो ऑस्ट्रिया जो है ना जर्मनी के साथ ही लगता हुआ है, मैंने आपको जब मैप भी दिखाया था, ऑस्ट्रिया जर्मनी के साथ ही है, और दोनों में मतलब पॉपुलेशन जो है ना जर्मन स्पीकिंग ही रहती है, और जो है मतलब इसीलिए दोनों में ज्यादा वो फर्क नहीं है, दोनों में नेशनलिज्म सेम ही है, सेंटिमेंट सेम ही है, ठीक है, तो उस टाइम पे, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, मैंने आपको पहले भी बोला था, हिटलर वाज नॉट बोर्न, हिटलर वाज क्रिएटेड, ऐसा कहा जाता है कि वो पैदाइशी वैसा नहीं था, उसको हालात ने वैसा बनाया, ठीक है। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये वो पहले क्या करना चाहता था, बहुत ही गरीब घराने से था वो, पहले जो है वो आर्ट्स में रुचि रखता था, वो पेंटिंग वगैरह में उसमें एडमिशन लेना चाहता था, ये है स्कूल ऑफ आर्ट्स वेना में, वहां पे वो एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन उसको मिली नहीं वहां पे, तो उसने क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उसने जाके आर्मी ज्वाइन कर ली, तो एज अ मैसेंजर जो है वो काम करता रहा। अब जब वो एज अ मैसेंजर काम कर रहा है तो उसकी मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसकी ब्रेवरी को देख के, और था भी वो वैसा ही ना, उसके जैसा स्पोक्स पर्सन कोई नहीं था, ओरेटर, वो मतलब इन्फ्लुएंसर जिसको कहते हैं ना, लोगों को ऐसे मोटिवेट करता था, ऐसा उसका स्पीच था, तभी तो पूरी दुनिया इसके पीछे पागल थी, पूरा जर्मनी उस टाइम पे इसके कंट्रोल में था, तो ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, ठीक है। और इसको जो है कॉर्पोरल बनाया गया, कॉर्पोरल होता है जो एक नॉर्मल सैनिक से ऊपर के रैंक का होता है, और सार्जेंट से लेकर नीचे, तो इसको कॉर्पोरल बनाया गया, इसके पास बहुत सारे मेडल्स हुए, बहुत सारी ब्रेवरी के लिए ये मशहूर हुआ, ठीक है, आर्मी में ऐसे बहुत सारे थे, ठीक है। अब जब जर्मनी हार गया और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, तो उसकी वजह से हिटलर में बहुत गुस्सा भर गया, क्यों? क्योंकि हिटलर जो है वो एक जो है पैट्रियट था, वो एक नेशनलिस्ट था। देखो जर्मनी के नेशनलिज्म को ना एक्सट्रीम नेशनलिज्म कहा जाता है। नेशनलिज्म होता है वंस लव फॉर आवर कंट्री, है ना, अपने मुल्क के साथ प्यार करना इज नेशनलिज्म, लेकिन एक्सट्रीम नेशनलिज्म कब हो जाता है? जब हम दूसरे से नफरत करें, जब हम दूसरे से नफरत करते हैं, और वो क्या हो जाता है, वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म हो जाता है। अपनी कंट्री से प्यार करना ठीक है, सबको करना चाहिए, दैट इज नेशनलिज्म।
बट एक्सट्रीम नेशनलिज्म पे ये चला गया, ये दूसरों से नफरत करना शुरू हो गया, कि दूसरों को नफरत इन द सेंस कि जो कुछ अपने आगे किसी को देखना ही नहीं, ठीक है, हम सबसे बेहतर है, हमसे ऊपर कोई नहीं, जिसको शिरबन कहते हैं ना, शिरबन, वो शिरबन समझता था ये खुद को, भद्रवाही का वर्ड है वैसे, आधे बच्चों को तो समझ भी नहीं आएगा ये वर्ड। तो अब क्या हुआ, जब जर्मनी को हार मिली तो ये बहुत ही डर गया, और जब वर्सेल्स की ट्रीटी हुई तो इसको बहुत ही बुरा लग गया, बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो इसने जो है एक पार्टी को ज्वाइन किया जिसको जर्मन वर्कर्स पार्टी कहते हैं। अब इसी पार्टी को जो है इसने धीरे धीरे, अब ये क्योंकि बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर का था, बहुत वो बोलते हैं ना, एक फ्लुएंट स्पीकर था, ओरेटर था, इन्फ्लुएंसर था, ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना बेहतरीन शख्सियत, मतलब वो बेहतरीन वो सिफात का मालिक था, ऐसी सिफात की हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। तो इसने क्या कर लिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी उसका नाम कर दिया, और उस पार्टी का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, यानी उसकी बागडोर अपने हाथों में ले ली। और यही जो पार्टी है ना, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसी को कहा जाने लगा नाजी पार्टी। यही नाजी पार्टी है जिसके थ्रू इसने सारे कुछ जो चीजें हैं एग्जीक्यूट की, यानी जो हिटलर है उसके सपोर्टर्स को क्या कहा जाता है, नाजी, ठीक है। 1923 में क्या हुआ, हिटलर ने जो है इन जगहों को जीतना शुरू कर लिया। ये उधरी थे जर्मनी में ही, ये एरियाज थे, उनके प्रोविंसेस थी, बवेरिया, बर्लिन, ठीक है। ये जो है ऑस्ट्रिया के साथ, जैसे ये नीचे ऑस्ट्रिया था ना, ऑस्ट्रिया के साथ ही ये एरिया था, ये बर्लिन का, बवेरिया का, बर्लिन ऊपर था, ठीक है। ऐसे ऐसे करके इसने इनको कब्जा करना शुरू कर लिया, मतलब ये चाहता था इन पे कब्जा करना, लेकिन ये इसमें ना सफल रहा और अरेस्ट हो गया, ठीक है। और इस टाइम तक जो है ना 1920 ये 23 का टाइम होगा, 24 का टाइम होगा, 5 का टाइम होगा, 6 का टाइम होगा, 20 मतलब 7-8 तक भी ये जो है जर्मनी में हिटलर को कोई खास रिकॉग्निशन नहीं थी, ना ही लोग उसके पीछे पागल थे और ना ही उसको उतना खास सपोर्ट मिला था लोगों का। ये तो जब यहाँ पे ये हुआ ना सारा, ये ग्रेट डिप्रेशन हुआ और लोगों की हालत खराब हो गई, तो उस टाइम पे ना तो जो ये थे हमारे स्पार्टेसिस्ट वाले, कम्युनिस्ट पार्टी वाले, उनके पास कोई इस चीज का सोल्यूशन था, और ना ही वेमर रिपब्लिक वालों के पास, उनको कुछ पता नहीं था अब क्या करने, वो बस हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। हर एक चीज का सोल्यूशन जो है ना वो हिटलर ने बताया कि अब मैं बदल के दिखाऊंगा मुल्क को, मैं दिखाऊंगा जर्मनी को वापस उस जगह पे पहुंचा के जहां से जर्मनी गिरा है, और जो भी बुरा हुआ है ना जर्मनी के साथ, चाहे वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में हुआ, तो वो सारा अंडू कर देंगे। अंडू क्या होता है, हम बटन दबाते हैं, तो मैं भी यहाँ पे कुछ लिख दूंगी, ये यहाँ से बटन दबा दिया, क्लियर का सारा साफ, कि वो सारा खत्म कर देंगे और जर्मनी को है इसकी पीक पे पहुंचाएंगे। और वो प्लान जब इसने दिया तो सब लोग इसकी तरफ मुतमईन हो गए और इसको सपोर्ट करने लगे। वो बोलते हैं ना बहुत ज्यादा वो इसकी तरफ, ये देखो 1938 में हिटलर वो ग्रीट ले रहा है। अब 1929 में इलेक्शंस हुए थे, हिटलर को ज्यादा वो नहीं मिला था, वो सपोर्ट नहीं मिला था, खाली 2.6% का ही सपोर्ट मिला था। लेकिन जब 1932 में इलेक्शंस हुए ना, हिटलर को बहुत ज्यादा वो सपोर्ट मिला लोगों का, बहुत ज्यादा वोटिंग मिली है, देखो लोग, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पे ये मेंशन किया है ना, हिटलर की कुछ सिफात बताई गई है। He was a powerful speaker, words moved people, he promised to build a strong nation, undo the injustice, जो भी हमारे साथ ज्यादतियां हुई है ना उसको हम undo करेंगे, और restore the dignity of German people. He promised employment, लोगों को किस चीज की, 6 मिलियन लोग जो है वो बेरोजगार थे, उनको एम्प्लॉयमेंट बोला उसने, ठीक है। सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ, कि हमारे जो जवान है उनके लिए एक अच्छा भविष्य होगा, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य में वो लाके दूंगा। और फॉरेन इन्फ्लुएंसेस रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट, मतलब ही प्रॉमिस टू वीड आउट क्या होता है, जड़ से उखाड़ फेंक दूंगा सबको, जो भी बाहरी जो भी ताकतें हैं जो हमारे कंट्री के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे उन सबको उखाड़ फेंकेंगे हम, ठीक है। और एक नई तरह की पॉलिटिक्स उसने लाई। उसने क्या किया, उसने बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं, मास मोबिलाइजेशन, बड़ी बड़ी रैली करना, लोगों को बुलाना, इस तरह से वो जर्मन सल्यूट करते थे, वो मार्च करना, डिसिप्लिन, लोगों को लगा बस यही है, यही सोल्यूशन है ह्यूमैनिटी का, यही जर्मनी के लिए सोल्यूशन है। लोग वो बोलते हैं ना उसके वो कोई बीन बजाता है ना, वो सुना होगा अपने, वो एक है वो बीन वाला है कि वो सारे चूहे जो है उसके, वो बैक पाइपर ऑफ हैमेलिन,
वो सारे चूहे उसके पीछे, तो वही 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 बैग पाइपर एक जो है, हिटलर ने भी वही वो रोल निभाया और पूरी पॉपुलेशन इसके पीछे चलती गई, और जो नहीं चला वो एलिमिनेट कर दिया गया सोसाइटी से, फ्रॉम द फेस ऑफ जर्मनी। ओके, समझ आ रही है बच्चों? हाँ बच्चों, समझ आ रही है? आ रही है बच्चों समझ? Yes. ओके, तो अब क्योंकि टाइम भी हो रहा है ना, 4 ही मिनट बचे हैं, तो अब कल जो है ना, कल हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे इसके, और ये जो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी है ना, थोड़ा सा मैं बता ही देती हूँ। 19 मैंने आपको बहुत बोला था ना, एक आर्टिकल 48 था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके हिसाब से क्या होता है कि जो ये हिटलर जो है वो क्या कर सकता था, आर्टिकल वो 48 से, कि आप एक डिग्री से आप सबको सस्पेंड कर सकते हो। वो आज भी होता है, मतलब उधर आर्टिकल 48 से नहीं होता है, वो 340 वो 352 356 ये 52, हाँ ये आर्टिकल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनसे इमरजेंसी लगाई जा सकती, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे वॉर हो, इंटरनल वो ब्रेकडाउन हो, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, पर वहां पे कुछ और था। आज भी यहाँ पे होता है ना, जैसे कोई स्टेट अच्छे से फंक्शन नहीं कर, जैसे बासित सर ने भी बताया, तो एकदम से जो है इमरजेंसी लगा दी जाती है, तो वहां पे जो है कंट्रोल सेंटर अपने हाथ में ले लेता। तो यहाँ पे क्या था, वो आर्टिकल वो आर्टिकल के चलते क्या किया गया, इसने एक डिग्री निकाली कि सबको गायब कर दो, कोई पार्टी नहीं रहेगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट, बहुत सारे राइट्स को सीज कर दिया गया, और सारा कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में। किसने ले लिया सारा कंट्रोल? हिटलर ने। और ऐसा उसने कैसे किया, जब वो पावर में आया ना हिटलर, और वो जो है क्या बन गया, चांसलर बन गया। तो जब वो हेड बन गया वहां का, ये रिक्सटैग वो पार्लियामेंट है जर्मनी की, तो उन्होंने क्या कर दिया ना, खुद ही आग लगवा दी और इल्जाम डाल दिया अपोजिशन के ऊपर, और अपोजिशन के ऊपर इल्जाम डाल के उन सबको सस्पेंड करा दिया और पार्लियामेंट को डिसॉल्व करा दिया, और सारी की सारी पावर अपने हाथ में ले ली। और 1933 में एक डिक्री इशू की कि आज के बाद जो है मैं रूल करूंगा, मेरा जो फरमान होगा वही हुक्मनामा है, जैसे राजा करता है। और इसी के साथ जो है जर्मनी में जो है डेमोक्रेसी खत्म और डिक्टेटरशिप शुरू हो जाती है। ये जो है ना 3 मार्च 1933 एनेबलिंग एक्ट जो पास हुआ है, ये देखिए, एनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड एंड दिस एक्ट एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी एंड ऑल द पावर्स टू रूल बाय डिक्री। ठीक है, और सारी पार्टीज को बैन किया गया, नाजी पार्टीज, और इसके जो ये थे, इसके जो मतलब ये अपने लोग थे जो एफिलिएटेड इनके थे, जो इनके साथ वो आइडियोलॉजिकली वो चलते थे, बाकी सबको, और पूरा कंट्रोल ले लिया इकोनॉमी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, आर्मी के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर। यानी जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं स्टेट में, जो है एक बोलते हैं ना, एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, एक चेक्स रखते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, उन सबको जब डिक्टेटर अपने हाथ में ले लेता है ना, तो वो सबकी जुबान बंद हो जाती है और फिर चलती है तानाशाही, जिसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। तो इस तरह से जो है जर्मनी में डिक्टेटरशिप आई। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी आर्मीज, ऐसे ग्रुप्स बनाए गए जिनका काम था घरों में लोगों को कोई बात ही ना करना पाए, किसी को बात करने की, शक करने की, कोई मतलब बात भी करता उसको उठा के मार देना है, उसको जेल में डाल देना है। मतलब ऐसा वो एक वो इंग्लिश में हमने पढ़ा था, एक फर्स्ट ईयर में शायद है, उसमें क्या होता है ना, एक मतलब मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उनका बच्चा तब तक आ जाता है, वो कह रहे होते हैं कि आज हालात जर्मनी के ठीक नहीं है, राशन महंगा हो रहा है, क्राइम बढ़ गया है, तो तब तक ना उनका बेटा घर में आ जाता है और दोनों सहम जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारा बेटा जो है वो स्पाई हो। यानी स्पाई कौन होता है? मुखबिर। कहीं ऐसा ना हो हमारा बेटा मुखबिर हो और अब हिटलर हमें मार देगा। अपने बेटे तक पे शक किया जा रहा है, ऐसा वक्त था जर्मनी का। ये इसमें नहीं है, ये मैं आपको इंग्लिश की बुक से बता रही हूँ, जो कि शायद आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये